गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाम में जो मिसेस हान की बातों को सुनने के बाद ही वहाँ से भागते हुए जाने लगती है तो लुक कहने लगता है कि मॉम आपने उसके साथ ये क्या किया। तो उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम पागल तो नहीं हो जो यहाँ पर हो, उसके पीछे जाओ ना। ये कहकर लू को उसके पीछे भेज देती है और लू बाहर जाने के बाद शाम से कह रहा होता है कि प्लीज मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना। तो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, मिसेस हान ठीक हो गई है, बस यही बहुत है। तो ये भी उसे स्मार्ट लेमन कहकर बुलाता तो वह कहती है कि क्या हुआ। तो उसे कहता है कि मेरी मॉम की इतनी मेहनत के बाद क्या तुम्हारा माइंड चेंज नहीं हुआ। तो वह कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। ये कहते हुए अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और साथ में जब हेलमेट भी पहनने लगती है तो वो उससे पूछने लगता है कि मैं बस एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तो मुझे बता दो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। तो वो कह देती है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, चाहे तुम जितने बार भी फेलियर हो रहे हो, पर तुम में जो क्वालिटीज है वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा टाइम तक फेल होने देंगी। पहले तो लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आती, पर फिर कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करती हो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। तो ये बात सुनकर स्माइल करने लगती है और वहाँ से चली जाती है कि अब ये तुम्हारा ट्रायल का टाइम है। लो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि देखना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। हानतिंग दिखाया जाता है जो ताहंग के साथ खेल तो रहा होता है, उसकी पिक लेने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो तो अपने ट्राई के साथ खेल भी नहीं रही होती। वैसे ही हानतिंग के माइंड में एक आइडिया आता है और जिशिंग की तरफ काफी ज्यादा पिक्स आने लगती है। जिशिंग जब मोबाइल देखती है तो उसको हानतिंग की तरफ से दाहंग की काफी पिक्स आई हुई थी। अब उन्हीं पिक्स को देखने लगती है और साथ में उसने एक वीडियो भी भेजी हुई थी जिसमें दाहंग खेल रही होती और उसके ऊपर हानतिंग ने खुद ही सबटाइटल्स दिए हुए थे। उन्हें पढ़कर जिशिंग बहुत ही ज्यादा हंस रही थी क्योंकि वो एक फनी वीडियो थी। और लास्ट में दाहंग जिशिंग से ये कहते हैं कि क्या तुम मेरी बर्थडे पर आओगी, कल होने वाली है, प्लीज मिस मत करना। और हानतिंग भी उसे मैसेज कर देता है कि हमेशा तुम दाहंग की बर्थडे को सेलिब्रेट करती आई हो तो इस बार भी सेलिब्रेट करोगी ना। ये मैसेज करने के बाद हानतिंग दाहंग से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जिशिंग तुम्हारी बर्थडे पर आएगी। पर वैसे जिशिंग का मैसेज आ जाता है कि ओके। ये देखते साथ ही फौरन से म्यूजिक ऑन कर लेता और दाहंग के साथ डांस करने लगता है। अब जिशिंग के आने से पहले वो पिकनिक के लिए पहुंच गया था, वहाँ पर हर चीज रेडी करके बैठा हुआ था और दाहंग को भी जैसे ही उसके केस से निकालने लगता है वैसे वहाँ पर जिशिंग आ जाती है। जिशिंग की आवाज सुनते ही वो दाहंग से दूर हो जाता और जिशिंग दाहंग को प्यार करने लगती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे याद किया। हानतिंग कहता है कि हाँ बहुत याद किया। ये बात सुनकर तो जिशिंग बिल्कुल चुप सी हो जाती है। तो वो कहने लगता है कि दाहंग ने तुम्हें बहुत याद किया। जिशिंग को याद आता है कि मैं तो तुम्हारे लिए बर्थडे कैप भी लेकर आई हूँ। जल्दी से कैप निकालती और साथ में एप्रन भी लेकर आई थी। उसे कैप पहनाने लगती है पर वो तो दूरी भागी जा रही होती। हानतिंग कहता है कि मैं इसे पकड़ता हूँ और फिर ये भी इसको कैप पहना देती है और उसके सामने उसका बर्थडे केक रख दिया जाता है जो वो खाने लगती है क्योंकि वो सिर्फ कैट का ईटेबल केक होता है। तो जिशिंग उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने ये केक खुद बनाया। तो वो कहता है कि हाँ, जब तुम मुझे कैट देकर चली गई थी तो मैंने कैट के बारे में काफी सर्च वगैरह की कि उसे क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, तो बस उन इंग्रेडिएंट्स को देखकर मैंने केक बना दिया। वो कहने लगती है कि तुम तो काफी अच्छे से इसे पाल रहे हो। तो हानतिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी केक लेकर आया हूँ। उसको उसका छोटू सा केक देता है। जिशिंग केक को खा तो रही होती है पर उसे पूछने लगती है कि क्या मेरे मॉम डैड तुमसे मिलने के लिए आए थे। तो वो बताता है कि हाँ। तो जिशिंग कहती है कि मैंने न्यू ईयर वाले दिन उन्हें नहीं बताया था कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इस दिन परेशान करो। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पर मुझे अच्छा लगा कि मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिला और वो तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहते। हानतिंग की बात सुनने के बाद जल्दी से दाहंग की टॉय देखने लगती है और कहती है कि ये तो टूट गया था। तो वह कहता है कि मैं इसके लिए न्यू लेकर आया था पर वो उसके साथ खेली नहीं, तो मैंने इसको वापस से फिक्स कर दिया। शायद इसके अंदर तुम्हारी स्मेल थी, इसी वजह से वो बस इसी टॉय के साथ खेलती है क्योंकि पुराने वाला तुम ही इसके लिए लेकर आई थी। और फिर उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पिक्स बनाऊं। तो फौरन से ये भी दाहंग के साथ अपनी पिक्स बनवाने लग जाती है। अब ये काम पर वापस आ गई थी और लिली इसके पास आकर जू मेडिकल कंपनी के बारे में बात करने लगती है कि वो कंपनी मुझे नहीं लगता कि बच पाएगी, उसके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैंने तो लोगों के मुंह से सुना है कि उसके पीछे किसी का हाथ था। जिशिंग तो चुप करके बातें सुन रही होती क्योंकि उसे पता होता है कि रिपोर्ट किसी और ने नहीं की थी बल्कि हानतिंग ने की थी, पर लिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। और इधर हमें चैंग दिखाया जाता है जो मिसेस जेंग के साथ होता है। उसके साथ बैठकर कहने लगता है कि हमारे रिलेशन के बारे में तुमने क्या सोचा है। तो उसे जब देखने लगती है तो वो बात को बिजनेस की साइड पर ले जाता है कि मैंने तुमसे हम दोनों की कंपनी के रिलेशन के बारे में सोचा है कि इसको आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। मैं कभी भी औरत को अपनी वजह के लिए यूज नहीं करता, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते, अगर अभी ट्रस्ट नहीं करी तो आहिस्ता आहिस्ता करने लगोगी। ये सब बातें करके मिस्टर चैंग उसके दिल को जीत रहे होते हैं, पर वैसे ही उन्हें कॉल आने लगती है तो कॉल सुनने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है और वो कॉल किसी और की नहीं होती बल्कि जू की होती है जिसकी कंपनी बर्बाद हुई थी और वो हर जगह पर छुप रहा होता है। वो चैंग से कहता है कि तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, मैं हमेशा से तुम्हें सपोर्ट करता आया हूँ। तो चैंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने रिपोर्ट किया था, तो किसने किया होगा। तो वह कहता है कि हानतिंग के अलावा ऐसा काम कौन कर सकता है। उसे कहता है कि फिर तुम्हें अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। ये बात करने के बाद जेंग की तरफ देखने लगता है और जिशिंग दिखाई जाती है जो मीटिंग में आई हुई थी। हानतिंग उन्हें बता रहा होता है कि मैं जर्मनी से कुछ लोगों को टैलेंट पूल में काम करने के लिए लेकर आया था पर उन लोगों ने अपने माइंड को चेंज कर लिया, तो अब तुम लोगों को ही कुछ करना होगा उन्हें वापस लाने के लिए। चिनली तो कहता है कि ठीक है, मुझे चाहे उनसे जाकर पर्सनली बात करनी पड़े मैं करूंगा। तो हानतिंग उसकी बात को सुनने के बाद इन दोनों को ये काम दे देता है और वो दोनों भी ये काम करने के लिए तैयार थे। अब चिनली वापस से उसी रेस्टोरेंट में आता है जिशिंग के साथ, जहाँ पर वो जिशिंग
जिशिंग से रिजेक्ट हुआ था। तो उसे यही बात करते हुए कहने लगता है कि मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा, पर देखो तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसकी ये बात सुनकर कहने लगती है कि किसी भी चीज को हमेशा के लिए गुड बाय थोड़ी ना बोला जाता है। और फिर से उसके सामने उसी सेम बॉक्स को ओपन करता है तो उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे वापस से मैजिक दिखाना चाहते। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो बस ये खुद दिखाना चाहता हूँ। और फिर उसे कहता है कि जिस दिन यहाँ पर येना आई हुई थी उस दिन हांतिंग भी आया था। वो यहीं से बाहर से खड़े होकर तुम्हें देख रहा था, बस तुम्हें देखी जा रहा था। और तुम्हें देखने के बाद वो यहाँ से चला गया। शायद वो यहाँ बस तुम्हें देखने आया था क्योंकि वो येना के साथ तो खाना नहीं चाहता था। जिशिंग तो ये बात सुनकर चुप हो जाती। तो वह कहने लगता है कि अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो मैं तुम्हें परस्यू कर सकता। अगर तुम उसी को वापस पाना चाहती हो तो कोई इशू नहीं, हम अच्छे दोस्त बनकर भी रह सकते हैं, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि हम अचानक से मिले थे और अचानक से दूर भी हो गए। बस उसकी ये बात सुनते ही जिशिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम साइंटिस्ट से ज्यादा शायरी अच्छी कर लेते हो। तो वह कहता है कि अच्छा, कैसी बात है। पर उसने उसे बातों बातों में समझा दिया था कि जो भी मामला है उसे सेट कर लेना चाहिए। अब जिशिंग भी हांतिंग के पास आती है और हांतिंग उससे सारे काम के बारे में पूछा होता है। वो उसे एक एक रिपोर्ट दे रही होती है। तो हांतिंग उसे कहता है कि क्या तुमने कभी जैंग और चैंग की कंपनी के बारे में सोचा है। तो वो उन्हीं दोनों की कंपनी को लेकर बात करने लगते हैं और कहती है कि वो कंपनी कभी भी आगे नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा तरक्की करने के लिए उन्हें 5 से 10 साल लग सकते हैं और देख लेना वो कभी भी डोंगयोंग का मेडिकल को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद हांतिंग कहने लगता है कि लगता है जब से तुम जर्मनी से वापस आई हो काफी बड़ी बड़ी चीजें सोचने लग गई हो। अब जिशिंग और हांतिंग दोनों खड़े हो जाते हो और हांतिंग उसे कहने लगता है कि जब से मैंने तुम्हें टैलेंट पूल का काम दिया तब से मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये बात कहकर उसे हैंडशेक कर लेता है। अब फोरम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहले जिशिंग को जैंग मिलती है और जैंग से कहने लगती है कि पहले हम जब मिले थे तो दोनों ही एक ही कंपनी से थी, पर अब तो दोनों के इन्वेस्टर अलग अलग हो चुके हैं। अब जैंग कोई बात कर रही होती तो वो कहती है कि हमें अपनी जगह पर बैठना चाहिए, कहकर उसके बराबर वाले टेबल पर ही बैठ जाती है और हांतिंग को स्टेज पर बुलाया जाता है स्पीच देने के लिए। हांतिंग अपनी स्पीच दे ही रहा होता है, पर स्पीच में जिशिंग के लिए एक बात कर देता है कि मैं बस एक और चांस चाहता हूँ। जिशिंग समझ जाती है कि उसे ये बात कही जा रही है, पर वो बिल्कुल चुप करके बैठी होती है, उसकी बात को सुन रही होती है। वैसे ही हांतिंग की स्पीच एंड हो जाती है। वो जब अपनी जगह पर आकर बैठता है तो उसका असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाता है। वैसे ही हांतिंग उसके साथ वहाँ से चला गया था और जिशिंग भी देखने लगते है कि हांतिंग जा रहा है, पर वो उसके पीछे नहीं जाती। पर हांतिंग भी जाते हुए जिशिंग को मुड़कर जरूर देखता है कि वो उसके पीछे आएगी या नहीं आएगी, पर जब वो नहीं आ रही होती तो वहाँ से चुप करके चला जाता है। तो जिशिंग जब अपने होटल रूम में वापस आती है तो उसके लिए एक लेटर आया हुआ था। उसे जब ओपन करती है तो उसके अंदर फॉरगिव कार्ड होता है और ये उन्हीं सब कार्डों में से एक कार्ड था जो इसने हांतिंग को दिया था। अब हांतिंग ने उन सब कार्ड्स में से एक कार्ड को यूज कर लिया था और इस कार्ड के नीचे भी उसने वही सब बातें लिखी हुई थी जो स्पीच में बोली थी कि मैं बस एक ही चांस चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। ये देखते साथ ही जिशिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है, उसको चांस देने के लिए भी तैयार थी। पहले उसको कॉल्स करी होती है पर वो कॉल नहीं अटेंड करता, इसलिए उसे मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, और फिर दूसरी जगह पर कॉल करके पूछती है कि हांतिंग कहाँ पर है। तो पता लगता है कि एक इमरजेंसी आ गई थी, इसी वजह से वो वापिस आ रहे हैं। ये बात सुनते साथ ही ये फौरन से नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ कर जाने लगती है और हांतिंग का भी इतने टाइम में से मैसेज आ जाता है कि मुझे एक काम आ गया था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा, पर हम घर पर मिलते हैं। अब जिशिंग भी डायरेक्ट उसके घर पर पहुंच जाती और सोचने लगती है कि क्या ये अभी भी पासवर्ड वही होगा जो पहले था। अब जब अपनी बर्थडे का पासवर्ड लगाती है तो सच में वो पासवर्ड लग जाता है। घर पर आते साथ सबसे पहले दाहंग से मिलती है और फिर फ्रिज पर लगी अपनी विश लिस्ट को भी देख लेती है, जिसपे सारी विशेष पूरी हुई थी। मतलब जो भी वो हान के साथ करना चाहती थी हान ने उससे पहले ही इसके ना होते हुए वो सब चीजें कर ली थी। यहाँ तक कि ये जो कॉटन कैंडी खाना चाहती थी वो भी हांतिंग ने खा ली थी और इसके घर के लिए फिश लेना चाहती थी वो भी हांतिंग ने ले ली थी और कैट का भी अच्छे से ख्याल रख रहा था। साथ में उसने ये भी लिखा हुआ था कि 3D हमारी 3 लोगों की फैमिली होनी चाहिए, वो भी हांतिंग ने बनवा लिया था। ये सब देख देख कर तो जिशिंग काफी इमोशनल हो जाती है और वैसे ही डोर पर बेल होती है तो डोर ओपन करने के लिए जाती है कि कोई जाने वाला आया होगा, पर आगे से वो कोई और नहीं होता बल्कि जू होता है जो हांतिंग की जान के पीछे पड़ा हुआ था। तो वो जिशिंग को देखने के बाद उसे किडनैप कर लेता है और जब हांतिंग घर पर आता है तो उसे वैसे जिशिंग के नंबर से कॉल आ जाती है। वो तो जिशिंग समझकर बात करने लगता है, पर आगे से जब जू बोलता है उसे कहता है कि अगर अपनी जिशिंग को बचाना है तो आ जाओ। उसकी चीखें वगैरह भी उसे सुनवा रहा होता है और कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की जरूरत भी की तो सोच लेना कि इसकी आवाज कभी भी नहीं निकलेगी, इसको मैं मार दूंगा, और उससे पैसे लाने की भी बात करता है। अब हांतिंग उसकी हर एक बात मान लेता और यहाँ जो इसको काफी धमकियां दे रहा होता है। कहने लगता है कि मुझे पैसे तो नहीं चाहिए बल्कि मुझे तो हांतिंग की जान चाहिए, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, एक ही रात में इतने एम्प्लॉयज की जॉब ले गया, मैं तो बस उसे मारना चाहता हूँ। और हांतिंग आते आते अपने असिस्टेंट को कॉल करके बता देता है कि जिशिंग को जो ने किडनैप कर लिया और वो इस बिल्डिंग में है, जल्दी से पुलिस को कॉल करके पुलिस को अपने साथ लेकर आओ। वो तो उसके बाद अपने बॉस को बुलाता रह जाता है कि बॉस प्लीज आप मत जाए ना, हम साथ में जाएंगे, पर हांतिंग उसकी एक भी नहीं सुनता और फुल स्पीड में कार लेकर उसी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही जिशिंग के नंबर पर वापस से कॉल करता है तो जो भी ऊपर से लाइट मारकर उसे दिखाता है कि मैं यहाँ पर हूँ। हांतिंग भी फौरन से उसके पास पहुंच जाता है, पर उसने जिशिंग को पकड़ा हुआ था और कहने लगता है कि तुम पहले मेरे पैसे दो। वो फौरन से कार की डिक्की ओपन करके दिखाता है कि वो रहे तुम्हारे पैसे। तो वह कहता है कि ये 5 मिलियन नहीं है। तो हांतिंग कहता है कि एक ही रात में मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लेकर आता, ये 2 मिलियन है
और बाकी के 5 मिलियन में से जो पैसे हैं वो इस कार्ड में हैं और साथ में मेरी चाहे कार भी ले जाना। अब इन दोनों की डील हो जाती है और वो एक्सचेंज करने लगते हैं। जिशिंग को देने लगता पर जिशिंग को उसकी तरफ फेंकता है। हानतिंग जल्दी से जिशिंग को पकड़ता है, फौरन से जो उस पर हमला करता है। हानतिंग जल्दी से अपने से दूर जिशिंग को करता है और अपने आप को बचाने लगता है, पर उसकी कमर किसी चीज में जाकर लगती है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। और पर फिर भी वो अपने आप को नाइफ लगने नहीं दे रहा होता। पहले जो हानतिंग को मारना चाह रहा था, अब हानतिंग उसे पकड़ लेता। दोनों में काफी ज्यादा फाइट हो रही होती है और जैसे वो हानतिंग को मारने वाला होता है वैसे जिशिंग आकर पीछे से उसे बचा लेती है। अब दोनों इतनी फाइट करे होते हैं, इसी फाइट में दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। जिशिंग की तो जान ही निकल जाती है। वो जैसे ही आगे जाकर देखती है तो उसे सुकून आता है क्योंकि पहले से ही रेस्क्यू वाले आ चुके थे और वो दोनों नीचे तो गिरते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब हानतिंग हॉस्पिटल में होता है जिसका ट्रीटमेंट कोई और नहीं कर रहा होता बल्कि यीचन कर रहा होता है। जिशिंग आकर यीचन से पूछने लगती है कि हानतिंग कैसा है, तो वो बताता है कि हानतिंग की कमर में चोट है पर ये जल्दी ठीक हो जाएगा, बस इसे बेड रेस्ट की जरूरत है, उठकर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही झुकने की जरूरत है। ये कहकर यीचन तो चला जाता है और उसके जाने के बाद वो हानतिंग से कहने लगती है कि डॉक्टर ने बोला है ना कि आपने रेस्ट करनी है तो आपने रेस्ट करनी है। और इन्हीं बातों में वो हानतिंग के पास बैठ जाती है। हानतिंग कहने लगता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, तो वह कहते हैं कि एक्सीडेंट था, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैंने भी उस बिल्डिंग से कूद जाना था। मैंने तो उस टाइम पर मरने की बातें ऐसी कर दी थी कि प्यार में तुम मर सकते हो, पर तुमने उस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। ये बातें करते हुए रोने लगते और कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हें जान भी नहीं पाई हूँ, मुझे तो तुम्हारे बारे में लोगों से पता लगता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो। तुम्हें अपने बारे में मुझे खुद बताना चाहिए ना, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊँ। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगूंगी, पर अब की बार मैं तुम्हारे साथ तो होना चाहती हूँ, पर कोई कोलीग या किसी और तरह के बिजनेस वाले रिलेशन के साथ नहीं, बल्कि हानतिंग और जिशिंग के नाम के साथ होना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर हानतिंग कहता है कि ठीक है मिस जिशिंग, मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तो जिशिंग भी उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं भी पहली बार मिल रही हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फाइनली दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हानतिंग तो फौरन से जिशिंग को पकड़कर किस करने लगता है। इसी तरह हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जिजाओ को मिस्टर लियो अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसके काम को लेकर काफी उसकी तारीफें करने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है, तुम्हें जर्मनी में जाकर डोंगन बेस में काम करना होगा, साथ में स्टडी भी करनी होगी। 3 साल बाद तुम वापस आओगे और जब वापस आओगे तो तुम्हें यहाँ पर भी प्रमोशन मिल जाएगा। तुम इस बारे में सोचकर क्या कहते हो? तो वह कहता है कि आपने एकदम से इतनी बड़ी चीज बताई है तो मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तो वह कहता है कि हाँ कोई इशू नहीं है, अभी 3 मंथ के बाद जाना है तो तुम मुझे आराम से सोचकर बता सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें फिर से नहीं मिलने वाली, तो इसको ध्यान से सोचना। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।